प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 11 में जो 2 का पाठ था उसके प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा, मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे साधारण नान भाई नहीं हैं। वे खानदानी नान भाई हैं जो मसीहाई अंदाज से रोटी बनाने की कला जानते हैं। अन्य नान भाई रोटी केवल पकाते हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन अपने पेशे को कला मानते हैं। उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर था। वे अपने को सर्वश्रेष्ठ नान भाई बताते हैं, इसलिए उन्हें नान भाइयों का मसीहा कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? इसके संबंध में हमने कल समझ लिए थे, लेकिन क्वेश्चन है क्यों गई थी। लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास पत्रकार की हैसियत से गई थी। वे उनकी नान भाई कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे प्रकाशित करना चाहती थी। उसने एक मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संता देखा तो वह अपनी उत्सुकता रोक न सकी और वह दुकान खानदानी नान भाई मियाँ नसीरुद्दीन की थी। उनके बारे में जानकारी करने के लिए लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास गई थी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? इसका उत्तर देखिए, बादशाह का नाम या बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में ख़त्म होने लगी, क्योंकि उन्हें किसी खास बादशाह का नाम मालूम ही न था। वे जो बातें बता रहे थे वे बस सुनी सुनाई थी। उस बात में सच्चाई नहीं थी, क्योंकि उनके किसी बुजुर्ग ने किसी बादशाह के बावर्ची खाने में कभी काम ही नहीं किया था। लेखिका को डींगे मारने के बाद वह उसे सिद्ध नहीं कर सकते थे। चौथा उत्तर देखिए, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में ख़त्म होने लगी। उसके बाद वे किसी को भट्ठी सुलगाने के लिए पुकारने लगे। लेखिका के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे उनके कारीगर बब्बन मियाँ हैं। तब लेखिका के मन में आया कि पूछ ले, आपके बेटे बेटियाँ हैं, पर उनके चेहरे पर बेरुखी देखी तो उन्होंने उस विषय में कुछ न पूछना ही
ठीक समझा। अब देखिए, साधारण सी बातें हैं, इन्हें आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उनकी रुचि खत्म हो जाती है। 5वां, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का सब चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। कल मैंने ये पुस्तक में भी बता दिया था, आज इसे लिखा हुआ देख लें। मियाँ नसीरुद्दीन 70 वर्ष की आयु के थे। मियाँ नसीरुद्दीन का सब चित्र लेखिका ने कुछ इस प्रकार खींचा है। लेखिका ने जब दुकान के अंदर झांका तो पाया कि मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। वे बड़े सधे अंदाज में बातों का जवाब देते हैं। कभी वे पंचहजारी अंदाज में सिर हिलाते हैं तो कभी अपनी आँखों के कंचे फेरते हैं तो कभी आँखें तरेरते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वे डींगे मारने में सबसे माहिर हैं। इस आधार पर हमें पता है कि उन्होंने यह भी कह दिया था कि उनके बुजुर्ग बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो उससे पता चलता है कि वे डींगे भी मारते थे। मियाँ नसीरुद्दीन की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? हमें मियाँ नसीरुद्दीन की निम्नलिखित बातें अच्छी लगी। पहला, उनका आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व, खुद पर जो विश्वास होता है वह। दूसरा, काम के प्रति रुचि एवं लगाव। तीसरा, सटीक उत्तर देने की कला। तरह तरह रोटियां बनाने में महारत। शागिर्द को उचित वेतन देना। उन्होंने ये भी कहा था कि नहीं, इतने मन आटे की, इतने मन मैदा की बनाने पर, तो उसका है उचित वेतन देना। तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए। तो देखिए क्या उत्तर है। लेखिका ने तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार किया। उनका अर्थ है, पहले तालीम की ट्रेनिंग, काम की ट्रेनिंग या काम का प्रशिक्षण, और शिक्षा। हम दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह शिक्षा शब्द रख सकते हैं। अब देखिए 8 का उत्तर। मियाँ नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे। ऐसा क्यों है? मियाँ नसीरुद्दीन के दादा साहिब थे आला नानभाई मियाँ कल्लन। दूसरे उनके वालिद मियाँ बरकत शाही नानभाई थे। इस प्रकार तीसरी पीढ़ी में मियाँ नसीरुद्दीन ने अपना खानदानी व्यवसाय अपनाया। कौन सा? नानभाइयों का। वर्तमान समय में लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे, क्योंकि
पारंपरिक व्यवसाय की ओर लोगों की रुचि कम हो गई है। अब लोग पढ़ लिख कर तकनीकी और शैक्षिक व्यवसाय की ओर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा आकर्षक और अधिक लाभप्रद लगता है। मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी कीजिए। अखबार नवीस पत्रकार को कहते हैं। अखबार की समाज को जागृत करने में अहम भूमिका होती है, क्योंकि इनके लिए काम करने वाले पत्रकार नई से नई खबर की खोज करते रहते हैं। अखबार जनता को न्याय भी दिला सकता है, परंतु आजकल की अखबारों में बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है, जिससे लोगों में उनका प्रभाव कब हो रहा है। 3-4 वाक्यों के अनुकूल प्रसंग तैयार कीजिए और नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल करें। पहला है, पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। तो हमारे पड़ोसी या हमारे पड़ोसी आस पड़ोस के लोगों को मुफ्त में योग सिखाते हैं। एक दिन उनकी तारीफ की तो उन्होंने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। दूसरा देखिए, आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। हमारे मित्र जब अपनी कविता की बढ़ चढ़कर प्रशंसा कर रहे थे तो मैंने उनसे बेहतर कविताओं के उदाहरण दिए। इस पर नाराज होकर उन्होंने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। तीसरा देखिए, आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। कर्तव्यनिष्ठ पिताजी के स्वर्ग सिधारने के बाद उनका नाकारा बेटा आ बैठा उन्हीं के ठिए पर। बिटर बिटर देखना, यह देखने के एक खास तरीके को प्रकट किया गया है। देखने संबंधी इस प्रकार की 4 प्रक्रियाएं। घूर घूर कर देखना, बस में एक बदमाश युवक व युवती को घूर घूर कर देख रहा था। दूसरा है टकटकी लगाकर देखना। चांदनी रात में आसमान में खिले चांद तारों को टकटकी लगाकर देखना अच्छा लगता है। चोरी चोरी देखना, घर में सभी की उपस्थिति की वजह से सोहन अपनी मंगेतर को चोरी चोरी देख रहा है। सहमी सहमी नज़रों से देखना, भीड़ में खोया हुआ बच्चा जब अपने परिचित को या परिवार को मिलता है तो वह सहमी सहमी नज़रों से सभी को देखता है। नीचे लिखिए, वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द क्रम परिवर्तित किया गया। सामान्यतः इन वाक्यों को किस क्रम में लिखा जा सकता है? मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। तो मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। दूसरा है, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा वक्त निकाल लेंगे। दिमाग में चक्कर काट गई है बात दिमाग में चक्कर काट गई है। रोटी जनाब पकती है आँच से, जनाब रोटी आँच से पकती है। इस प्रकार से हमारे जो इस पाठ के प्रश्नोत्तर थे वो पूरे हुए। सभी विद्यार्थियों को इसके प्रश्नोत्तर करने हैं। जिसे भी समस्या लगे वो पूछ सकता है। यदि इसमें दिखाई नहीं दे तो आवाज़ से सुन रहा है। और मैंने कल भी
इसके प्रश्नोत्तर समझा दिए थे। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना होमवर्क करना शुरू कर दें। आगे हम आगामी कक्षा में इस पाठ आगे वाले पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।